So, hello students, good morning. I hope everything is going fine. सब कुछ स्मूथली चल रहा है. तो हमने 2 पीरियड कर लिया है केमिस्ट्री का, और सेकेंड पीरियड में कुछ इंफॉर्मेशन मैंने आपको दिया था अबाउट सिग्निफिकेंट फिगर्स. इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन सिग्निफिकेंट फिगर्स था. वैसे तो काफ़ी इंफॉर्मेशन मैंने दी थी आपको, लेकिन सिग्निफिकेंट फिगर सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन था. सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है, सिग्निफिकेंट फिगर को कैसे हम ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड करते हैं, और सिग्निफिकेंट फिगर का क्या सिग्निफिकेंस होता है. सिग्निफिकेंट फिगर्स एक्यूरेसी ऑफ आवर मेजरमेंट को रिफ्लेक्ट करता है कि कितना एक्यूरेटली हमने मेजरमेंट किया है. डेसिमल के बाद जितना प्लेस तक हम जाएंगे हमारा मेजरमेंट उतना ही एक्यूरेट होगा, एंड दैट डिपेंड्स ऑन द एफिशिएंसी ऑफ मेजरिंग डिवाइसेस. सिग्निफिकेंट फिगर से डायरेक्ट क्वेश्चन जेईई में आ रखा है, आगे भी आएगा. इसलिए सिग्निफिकेंट फिगर को ठीक से समझना है. उसमें बहुत ज़्यादा केमिस्ट्री नहीं है, वो एक टूल है साइंस का. सिग्निफिकेंट फिगर जितना केमिस्ट्री में है उससे ज़्यादा फिजिक्स में है. फिजिक्स के में भी फर्स्ट टॉपिक, जब आप मैथमेटिकल फिजिक्स के बाद का टॉपिक करेंगे तो उसमें एरर्स एंड मेजरमेंट आपको पढ़ाया जाएगा, और उसमें सिग्निफिकेंट फिगर एक सिग्निफिकेंट टॉपिक होगा. तो आई होप सिग्निफिकेंट फिगर आपने समझा होगा. अब सिग्निफिकेंट फिगर पे एक आध और क्वेश्चन आपको आज कराते हैं, फिर उसके बाद आगे हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलेंगे. सपोज करो एक सिचुएशन है एक सिचुएशन है ये हमारा लेक्चर 3 है, 27 अप्रैल 2020. एक सिचुएशन है, कहा जा रहा है कि फार्मर हैज ए ग्राउंड और ए गार्डन, लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन, सिंपल है. ए फार्मर हैज a garden of length say 20.5 meter and width 8.5 meter. Also, he has a trap. Trap 5.50 meter by 10 meter. If he lays down the trap on the garden, what area will remain uncovered, giving due care to significant
फिगर्स। जो सबसे इंपॉर्टेंट है उसमें वो ये है, ड्यू केयर टू सिग्निफिकेंट फिगर। अदरवाइज रेक्टेंगुलर गार्डन है तो उसका एरिया तो आप निकाल ही देंगे, ट्रैप का एरिया निकाल ही देंगे, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। व्हाट इज इंपॉर्टेंट कि इसमें सिग्निफिकेंट फिगर का क्या रोल प्ले होने जा रहा है, दैट इज इंपॉर्टेंट। देखते हैं। सबसे पहले एरिया ऑफ गार्डन निकाल लें। अगर उसको ए से डिनोट करें तो ये क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू विड्थ। लेंथ कितना दिया है 20.5 मीटर इंटू विड्थ कितना है 8.5 और ये मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। एल्जेब्रिकली जब इसको सॉल्व करेंगे, सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाता है 174.25 मीटर स्क्वायर। गार्डन का एरिया ये होता, अगर हम किसी क्लास 8 के बच्चे को बोलते कि गार्डन का एरिया निकालो तो वो निकाल के बता देता, लेंथ इंटू विड्थ रेक्टेंगुलर गार्डन का। अब इसमें सिग्निफिकेंट फिगर का क्या रोल है वो जरा देखो। यहां मल्टीप्लिकेशन हो रहा है दो क्वांटिटी, तो मल्टीप्लिकेशन के लिए रूल क्या है कि नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन द रिजल्ट शुड नॉट बी ग्रेटर देन द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन ए क्वांटिटी कंटेनिंग लिस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। तो लिस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इधर किसमें है, इसमें है, दो ही है। इसलिए हमारे रिजल्ट में दो ही सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए, यानी कि हमें यहां पे इसको राउंड ऑफ करना होगा। अब कुछ क्या करेगा, 17 छोड़ देगा, 17 नहीं हो सकता। इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिख के और तब इसको हम राउंड ऑफ करेंगे अप टू टू सिग्निफिकेंट फिगर, तब जाके करेक्ट रिजल्ट आएगा। तो इसको साइंटिफिक नोटेशन में अगर हम लिखें तो क्या लिखेंगे, डेसिमल को 2 पॉइंट लेफ्ट शिफ्ट कर देते हैं, क्योंकि डेसिमल के लेफ्ट में एक ही डिजिट चाहिए साइंटिफिक नोटेशन में। तो इसको हम लिख सकते हैं 1.7425 इंटू 10⁻²। और इसको 2 सिग्निफिकेंट फिगर में हमें राउंड ऑफ करना है। तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर में राउंड ऑफ करना है, यानी कि यहां तक ही रिटेन करना है, यानी 4 to 5 ड्रॉप करना है। तो लेफ्ट मोस्ट डिजिट जिसे ड्रॉप करना है वो है 4, विच इज लेस देन 5, और इसलिए प्रेसीडिंग नंबर इंटैक्ट रह जाएगा। सो इट इज गोइंग टू बी सिंपली 1.7 इंटू 10⁻² मीटर स्क्वायर और सिंपली 170 मीटर स्क्वायर। So according to the rule of significant figure, area of garden is 170 मीटर स्क्वायर। अब ट्रैप का एरिया ऑफ ट्रैप सिंपली कवर है, ये भी हो जाएगा विड्थ इंटू लेंथ। विड्थ दे रखा है कितना 5.50 मीटर इंटू लेंथ है 10 मीटर, और ये 10 के बाद 2 0 डेसिमल के बाद जरा ध्यान रखेंगे, सब सिग्निफिकेंट फिगर है। ये हो जाएगा सिंपली 55 मीटर स्क्वायर। ये सिंपल अभी मैंने अलजेब्रिक मैनिपुलेशन किया है, सिंपल मल्टीप्लाई कर दिया है। अब सिग्निफिकेंट फिगर, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर सबसे कम किस में है, इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें 4, और इसलिए हमारे रिजल्ट में 3 सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए। फिलहाल 2 है, इसलिए हमें सिग्निफिकेंट फिगर का रूल अप्लाई करते हुए अगर इसे लिखना हुआ तो ये लिखेंगे
55.0 मीटर स्क्वायर। समझिए ना। अब हमें अनकवर्ड एरिया मालूम करना है। एरिया ऑफ गार्डन माइनस एरिया ऑफ ट्रैप, एरिया uncovered is equal to area of garden minus area of trap. Area of garden is what? 170 meter square. 170 मीटर स्क्वायर को अगर सिग्निफिकेंट फिगर के हम नोटेशन में लिखें तो ये यहां पे है 1.7 इंटू 10 का पावर 2 मीटर स्क्वायर माइनस, अब अगर हम इसमें से सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं इसे, तो इसे भी हमें या तो 10 के पावर 2 के ऑर्डर में लिखना चाहिए, और अगर इसे हम 10 के पावर 2 के ऑर्डर में लिखते हैं, ये आ जाएगा 0.550 इंटू 10 का पावर 2 मीटर स्क्वायर। अब जब हम सब्ट्रैक्शन करेंगे तो सिंपल, पहले तो अलजेब्रिक सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं। तो अलजेब्रिक सब्ट्रैक्शन करेंगे तो ये आ जाएगा कितना, 700 माइनस 550, 150, सो 1.5 इंटू 10 का, नहीं, 700 माइनस 550, 150, सो 1.15 इंटू 10 का पावर 2। अब सब्ट्रैक्शन का रूल क्या होता है? सब्ट्रैक्शन का रूल होता है कि रिजल्ट में डेसिमल के बाद उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर होंगे जो मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर हों इन द क्वांटिटी टू बी सब्ट्रैक्टेड, और यहां पे डेसिमल के बाद एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है, यानी हमारे रिजल्ट में एक ही सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए है, यानी कि हमें इतना ही रखना है, राउंड ऑफ करना है। अब जिसे ड्रॉप करना है वो आ गया 5, तो 5 की राउंडिंग ऑफ कैसे होती है? उसके इमीडिएट पहले वाला डिजिट को देखना है, अगर वो ऑड है तो उसमें 1 ऐड हो जाएगा, इवन है तो इंटैक्ट रह जाएगा। फिलहाल ऑड है, और ऑड है इसलिए उसमें 1 ऐड हो जाएगा, और इसलिए ये आ जाएगा 1.2 इंटू 10 का पावर 2 और 120 मीटर स्क्वायर। ये है अनकवर्ड एरिया साइंटिफिकली सिग्निफिकेंट फिगर को कंसीडर करते हुए। समझ गए बात को सभी लोग? तो इस तरह से सिग्निफिकेंट फिगर को हम ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड करते हैं। एक थोड़ा सा और सिचुएशन इसमें मैं आपको दिखाता हूं। सपोज करो एक क्वेश्चन है जिसमें कहा जा रहा है कि रेक्टेंगुलर प्लेट हैज dimensions, length is equal to 5.50 plus minus 0.2 centimeter, and width is equal to 2.50 plus minus 0.1 centimeter. Determine area of plate. अब इसमें ये थोड़ा अलग तरीके से दिया गया है। व्हाट इज दिस? दिस इज अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट ऑफ लेंथ।
यानी कि लेंथ जो हमने मेजर किया है उसमें 0.2 सेंटीमीटर की अनसर्टेनिटी है, यानी कि 0.2 सेंटीमीटर गिवन वैल्यू से कम या ज्यादा उसी के रेंज में होगा। और विड्थ में 0.1 सेंटीमीटर की अनसर्टेनिटी है। एरिया इज व्हाट? लेंथ इंटू विड्थ। जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे इस तरह के क्वांटिटी को तो अनसर्टेनिटी भी साथ में कैरी होगा। 5.50 प्लस माइनस 0.2 इंटू 2.50 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसे नॉर्मल a प्लस बी इंटू सी प्लस डी का जो मल्टीप्लीकेशन करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से, उस तरह से इसको हम पहले तो मल्टीप्लाई करते हैं और उसके बाद सिग्निफिकेंट फिगर का कॉन्सेप्ट लगेगा। ये हो जाएगा 5.50 इंटू 2.50 फर्स्ट टर्म प्लस 5.50 इंटू 0.1 प्लस 0.2 इंटू 2.50 प्लस माइनस अनसर्टेनिटी मल्टीप्लाई हो रहा है 0.2 इंटू 0.1। अब फर्स्ट टर्म को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 5.50 इंटू 2.5 तो ये टर्म मल्टीप्लाई होके ये आएगा 13.75। मल्टीप्लाई जब करोगे 13.75 आएगा। अच्छा, ये अनसर्टेनिटी जब मल्टीप्लाई हुआ 2.5 में तो सॉरी 5.50 प्लस ये प्लस माइनस हो जाएगा ना, अनसर्टेनिटी में मल्टीप्लाई होगा तो फिर 0.2 इसमें 0.25 में मल्टीप्लाई होगा तो ये भी प्लस माइनस हो जाएगा और ये तो है ही। तो 13.75 प्लस माइनस यहां जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0.550 हो जाएगा, ये 0.550 हो जाएगा ये वाला टर्म। फिर नेक्स्ट टर्म 2.5 इंटू 2.5 0.5 प्लस माइनस 0.5 30 तक, अभी 3 प्लेस ऑफ डेसिमल तक रखते हैं और लास्ट में है प्लस माइनस 0.02। अब सिग्निफिकेंट फिगर का रूल अप्लाई करते हैं। सबसे पहले यहां मल्टीप्लाई हो रहा है जिसमें दोनों में एक एक सिग्निफिकेंट फिगर है, तो हमारे रिजल्ट में एक से ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होना चाहिए और इसलिए ये टर्म कैंसिल ही हो जाएगा। एक सिग्निफिकेंट फिगर के लिए 0.0 रखोगे 2 गायब ही हो जाएगा। अब इसमें भी एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है और इसलिए हमारे रिजल्ट में एक ही सिग्निफिकेंट फिगर रहना है और इस जीरो की कोई वैल्यू नहीं है, 0.5 रह जाएगा। इसमें भी एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है और इसलिए इसमें से भी अब एक ही सिग्निफिकेंट फिगर रखना है और एक ही सिग्निफिकेंट फिगर रखने के लिए हमें इसे राउंड ऑफ करना होगा। वो डिजिट जिसे रिमूव करना है वो है 5। इमीडिएटली पहले वाला है ऑड और इसलिए उसमें 1 ऐड होके ये हो जाएगा 0.6। अब इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर है दोनों में, तो हमारे रिजल्ट में भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए और रिजल्ट में 3 सिग्निफिकेंट फिगर के लिए इस 5 को रिमूव करना होगा। इस 5 को रिमूव करने के लिए ये 5 है, इमीडिएटली पहले वाला नंबर ऑड है तो उसमें 1 ऐड हो जाएगा,
ये हो जाएगा 13.6। क्या क्या बचा, ये तो गायब ही हो गया, यहां से रह गया 13.6, सेकेंड टर्म हो गया प्लस माइनस 0.6, थर्ड टर्म हो गया प्लस माइनस 0.5। अब इन दोनों को अनसर्टेनिटी वाले टर्म को हम ऐड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 13.6 प्लस माइनस 1.1। अब इन दोनों को ऐड कर रहे हैं, डेसिमल के बाद एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है ना, तो डेसिमल के बाद अगर एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है तो ये या टोटल सिग्निफिकेंट फिगर ही एक है इसमें, इसे हम लिखेंगे 13.6 प्लस माइनस 1, 0.6, 0.5, 1.1, 1.1 को राउंड ऑफ करेंगे टू वन सिग्निफिकेंट फिगर तो 1 आ जाएगा, यानी कि एरिया हम ये डिनोट करेंगे। तो इस तरह से सिग्निफिकेंट फिगर का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन ये सब हम करते हैं। कुछ और क्वेश्चंस, इसका सिंपल क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मैंने ले रखा है, जरा सा उसको भी हम देख सकते हैं। यहां देखो क्वेश्चन है, हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर इन ईच ऑफ द टर्म। फर्स्ट टर्म में देखो 34.6209 सभी डिजिट सिग्निफिकेंट हैं और इसलिए इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6 it has 6 significant figure। सेकेंड वाले में देखो all zero before the first non-zero digits are insignificant और इसलिए इसमें फर्स्ट टू जीरो सिग्निफिकेंट नहीं है। इसको हम लिखेंगे क्या, डेसिमल को राइट में शिफ्ट करते हैं 3 के बाद, तो ये आ जाएगा 3.048 इंटू 10 पावर, जब हम राइट शिफ्ट करते हैं तो 10 का नेगेटिव पावर जाता 3। ये जीरो सिग्निफिकेंट नहीं था और इसलिए इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर 1, 2, 3, 4। इसे देखो, इसमें डेसिमल के बाद वाला जीरो सिग्निफिकेंट है, डेसिमल के बाद वाला जीरो सिग्निफिकेंट है क्योंकि उसके पहले नॉन जीरो डिजिट्स हैं और इसलिए इसमें सारे फिगर सिग्निफिकेंट हैं और इसलिए इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5। सो इट हैज 5 सिग्निफिकेंट फिगर। उसी तरह से डी, सारे सिग्निफिकेंट फिगर हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। इट हैज 7 सिग्निफिकेंट फिगर्स। डेसिमल के बाद के सभी जीरो सिग्निफिकेंट होते हैं इफ दे कम्स आफ्टर नॉन जीरो डिजिट्स। समझा? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब कुछ कैलकुलेशन है यहां पे, कह रहा है इनको सॉल्व करो, ऐड करना है। सबसे पहले तो इसका एल्जेब्रिक एडिशन होगा, तो अगर हम एल्जेब्रिक एडिशन करेंगे फर्स्ट का, ये है 68.35112
दूसरा है 58.930, 58.930 और 930, 2 जीरो मैंने और लगा दिया है डेसिमल के बाद, अभी फिलहाल डिजिट सेम रखने के लिए। और तीसरा 34.683, 34.683, 2 जीरो मैंने इसमें भी लगा दिया है। अब इसका मैं सिंपल एडिशन कर रहा हूं। सिंपल एडिशन में हो जाएगा 2 1 1 3 4 1 3 4 5 3 8 8 16 6 1 6 1 7 3 10 9 19 1 4 1 5 8 13 8 21 21 1 2 3 5 5 10 6 16, so it is 161.96412। एक बार मैं कैलकुलेटर से इसको जस्ट रीचेक कर लेता हूं ताकि कुछ गलत ना हो जाए। 68.35112 35112 प्लस 58.93 प्लस 34.683 is 161.96412, करेक्ट। अब सिग्निफिकेंट फिगर का रूल लगाओ। एडिशन सब्ट्रैक्शन में रिजल्ट में कितने सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए? उतने ही जितने डेसिमल के बाद उस क्वांटिटी में हो जिसमें मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर हो डेसिमल के बाद। तो डेसिमल के बाद सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर किसमें है? फर्स्ट और सेकंड दोनों इक्वली है 3, तो इसमें भी डेसिमल के बाद 3 सिग्निफिकेंट फिगर ही हमें रखना है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर ही रखना है। यानी कि हमें लास्ट वाला दोनों 1 और 2 को ड्रॉप करना होगा। अब वो क्वांटिटी जिसे हमें रिमूव करना है वो है 1 which is less than 5, so this 4 will remain intact and the result will be 161.964। सेकेंड वाला में क्या है? सेकेंड वाले में अगर हम इसको सिंपली पहले अलजेब्रिक मैनिपुलेशन करें, बी को मैं सॉल्व कर रहा हूं, तो निगेटिव वाले दोनों क्वांटिटी को हम पहले सॉल्व कर लेते हैं। दोनों में माइनस लगा हुआ है तो दोनों को ऐड कर लेते हैं। तो 56.355 प्लस 78.44, इसमें मैं 0 लगा रहा हूं जस्ट एडिशन के लिए। सो इट इज 5,549,347.861441516713। लेकिन इसमें डेसिमल के बाद 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर है, तो हमारे रिजल्ट में भी डेसिमल के बाद 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए। हर स्टेप में हमें सिग्निफिकेंट फिगर का ऑपरेशन लगाना है, और इसलिए इसमें जब हम इस 5 को जब हम ड्रॉप करेंगे, इस 5 को, 5 है और उसके इमीडिएट पहले वाला ऑड है तो उसमें 1 ऐड हो जाएगा। 9 में 1 ऐड होगा तो क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। 10 का मतलब यहां 0 और 7 में 1 ऐड हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 134.80। अब इसे हमें सब्ट्रैक्ट करना है 45001 में। 45001 में सब्ट्रैक्ट करना है 134.8, 134.80। जस्ट सब्ट्रैक्शन के लिए मैं ऊपर 2 जीरो लगा रहा हूं। अब 0 में से 0 गया तो 0, 10 में से 8 गया तो 2, 10 में से 8 गया तो 2, ये 1 हो गया 0। अब 10 में से 4 गया तो हो गया 6, 10 में से 4 गया तो 6, 9 में से 3 गया तो 6,
9 में से 1 गया तो 8, ये 5 हो गया, 4 4 4 4 866.2। जरा चेक कर लेते हैं। 4500 4501 सॉरी 4501 minus 134.8 is 44866.2 करेक्ट। अब जो क्वांटिटी हम सॉल्व कर रहे हैं उसमें एक क्वांटिटी ऐसा है, इसे ध्यान से देखना, जिसमें डेसिमल के बाद कोई भी डिजिट नहीं है, यानी कि हमारे रिजल्ट में भी डेसिमल के बाद कोई भी डिजिट नहीं होना चाहिए। तो डेसिमल के बाद अगर कोई डिजिट नहीं होना चाहिए तो इसे हमें ड्रॉप करना पड़ेगा, और जो ड्रॉप करना है उसका लेफ्ट मोस्ट नंबर 2 है विच इज लेस देन 5, तो राउंडिंग ऑफ में ये गायब हो जाएगा, ये 6 जो है इंटैक्ट ही रह जाएगा। सो इट इज गोइंग टू बी 44866। इसी तरह से अगर हम सी को सॉल्व करें, सब एडिशन है, लेकिन जरा केयरफुल रहना है क्योंकि इसमें सिग्निफिकेंट फिगर विजिबल नहीं है साफ साफ। सी में बेसिकली पहले तो ऐड कर लेते हैं 0.003 प्लस 3.5198 3.5198 0.0118 पहले जरा ऐड कर लेते हैं। मैं यहाँ 0 लगा रहा हूँ एडिशन के लिए। 8 8 16 1 1 2 3 5 9 14 4 1 1 2 1 3 5 डेसिमल 3। लेकिन इसमें लिस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर फर्स्ट वाले में है। फर्स्ट वाला बेसिकली 3 × 10⁻³ है, और डेसिमल के बाद इसमें एक भी सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है, और इसलिए हमारे रिजल्ट में भी डेसिमल के बाद एक भी सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होना चाहिए। यानी कि हमें इन सभी क्वांटिटी को ड्रॉप करना पड़ेगा। लेफ्ट मोस्ट क्वांटिटी टू बी रिमूव्ड इज 5, तो उसके पहले वाला नंबर देख लेंगे, ऑड है, उसमें 1 ऐड हो जाएगा, सो रिजल्ट इज 4। वेरी वेरी कॉशियस रहना है, बहुत प्रिकॉशन लेना है सिग्निफिकेंट फिगर को ऐड सब्ट्रैक्ट करते समय। एक और है इसमें लास्ट में डी, देखो पहले दोनों निगेटिव वाले क्वांटिटी को हम ऐड कर लेते हैं। 0.4 इसको लिखता हूं मैं 0.40 एंड 0.4 15 है या 1.5 है? $15 लग रहा है। चलो 15 लेके करते हैं। सो 15 अगर ले लें तो 15.00, इट इज 15.40। अब इसमें लिस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर किसमें है डेसिमल के बाद? 15 में, और इसलिए इसे भी हमें राउंड ऑफ करना होगा। लेकिन मुझे लगता है कि ये 1.5 होना चाहिए, अदरवाइज कोई सेंस ही नहीं बनेगा, ये 15 ही रह जाएगा। अगर इसको मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहा हूं, मैं इसे 1.5 कर रहा हूं। अगर इसे मैं 1.5 कर दूं, 1.5
तब थोड़ा ये मीनिंगफुल हो जाएगा, अदरवाइज 0.4 ऐड ही नहीं होगा उसमें सिग्निफिकेंटली। ये हो जाएगा 0459.1। अब डेसिमल के बाद नंबर ऑफ डिजिट्स, अगर हम सिग्निफिकेंट फिगर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो फर्स्ट वाले में एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है, दैट इज 0.4, है ना। और इसलिए इसमें भी डेसिमल के बाद एक ही सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए, लेकिन वो लास्ट वाला 0 ही आ रहा है, तो इसको ड्रॉप ही कर दें 1.9। और इसलिए जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 13.01 में से, अब 36.01 माइनस 1.9 जब करेंगे तो 1 में से 0 गया 1, 10 में से 9 गया 1, 6 हो गया 5, 5 में से 1 गया 4, 3। अब इसमें डेसिमल के बाद एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है इसमें, तो यहां भी एक ही होना चाहिए, यानी कि इसे हमें रिमूव करना पड़ेगा, और वो 5 से कम है इसलिए कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ये 34.1 रह जाएगा। इस तरह से हम सिग्निफिकेंट फिगर को सॉल्व करते हैं। एक और सिचुएशन है, कुछ कैलकुलेशन है मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का। फर्स्ट मल्टीप्लिकेशन देखते हैं। अगर हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो इसे हमें a को लिखना पड़ेगा 98.1 इंटू, इसमें 0 सिग्निफिकेंट नहीं है, एक ही सिग्निफिकेंट क्वांटिटी है 3, सो इट इज 3 इंटू 10⁻⁻²। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट में हमारा एक ही सिग्निफिकेंट डिजिट होना चाहिए। सो लेट अस मल्टीप्लाई देम फर्स्ट। जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मल्टीप्लाई कर दो, 3 1 जा 3, 3 8 24, 4 2, 3 9 27, 2 29। यहां पे एक डेसिमल आएगा इंटू 10⁻⁻²। सो इट इज इन फैक्ट 2.943। अब हमें एक ही सिग्निफिकेंट फिगर रखना है फाइनल रिजल्ट में। मल्टीप्लिकेशन में टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर देखते हैं, उसमें उस क्वांटिटी में जिसमें कि लिस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर हो, तो एक ही सिग्निफिकेंट फिगर रखना है, यानी कि हमें इसे रिमूव करना होगा। जिसे रिमूव करना है उसका लेफ्ट मोस्ट क्वांटिटी ग्रेटर देन 5 है, तो 1 ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा 3। B 57 इंटू 7.368, 57 इंटू 7.368। अगर इसको हम सिंपली मल्टीप्लाई करें पहले, तो ये आएगा 57 इंटू 7.368, ये आ जाएगा 419.976, 419.976। अब लिस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर किसमें है? 57 में 2 ओनली, तो हमारे रिजल्ट में भी 2 होना चाहिए। इसका यह मतलब नहीं कि इसको 41 या 42 लिख देंगे, इसे हमें साइंटिफिक नोटेशन में पहले लिखना पड़ेगा। तो इसे हम लिख देते हैं 4.19976 इंटू 10⁻²। मैंने डेसिमल को 2 प्लेस लेफ्ट शिफ्ट कर दिया। अब इसे 2
सिग्निफिकेंट फिगर में हम राउंड ऑफ करेंगे तो हमें इन सबको रिमूव करना होगा। इन सबको जब रिमूव करेंगे तो लास्ट नंबर जिसे रिमूव करना वो 9 है, इसलिए 1 में 1 ऐड हो जाएगा और ये हो जाएगा 4.2 इंटू 10 का पावर 2, सो इट विल बी 420। सी है डिवीजन। अगर हम 8.578 को डिवाइड करते हैं 4.33821, अब अगर इसे हम डिवीजन करते हैं, आई एम यूजिंग कैलकुलेटर, आप थोड़ा सा राउंड ऑफ करके कैलकुलेट कर लेंगे। 8.578 डिवाइडेड बाय 4.33821 it is 1.9773 अब इसमें लिस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर किस में है? न्यूमरेटर में है 4, सो 1 1 2 3 4, इस 3 को हमें ड्रॉप करना है, लेस देन 5 है तो रिमेनिंग नंबर इंटैक्ट रह जाएगा, इट विल बी 1.977 which is the answer। अब डी में आ जाओ। डी में 6.90, इसका जीरो भी सिग्निफिकेंट है, ध्यान रखेंगे, डिवाइडेड बाय 2.8952। जब डिवाइड करेंगे तो पहले क्या आएगा? ये आ जाएगा 6.9 डिवाइडेड बाय 2.8952 ये आ रहा है 2.383 सॉरी 2.383। अब इसमें मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कहाँ है? न्यूमरेटर में 3, तो इसे यहीं तक रखना होगा, इसे ड्रॉप करना होगा, लेस देन 5 है इसलिए इंटैक्ट रह जाएगा, इट इज 2.38। So by this I complete the concepts of significant figure and its manipulation। सिग्निफिकेंट फिगर में जो भी पॉसिबिलिटी हो सकती थी काफी डेप्थ में मैंने कराया। अब आपको ट्राई करना है, अच्छा एक और रहता है उसको देख लो, कह रहा हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर इन ईच ऑफ द टर्म। फर्स्ट वाले में कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? 3, ऑल आर सिग्निफिकेंट। सेकेंड वाले में कितने हैं? 3, ऑल आर सिग्निफिकेंट। सी में कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? 0 फर्स्ट वाला 0 सिग्निफिकेंट नहीं है, सो 29471 दे आर सिग्निफिकेंट, 22415 5। लास्ट वाले में सभी सिग्निफिकेंट हैं 5। तो अब आपको बीपीपी 1.1 एंड 1.2 ट्राई करना है। इन दोनों में उतने ही इंफॉर्मेशन है जो अब तक मैंने आपको पढ़ाया है। और ये कहां मिलेगा आपको? अभी आपको डिजिटल फॉर्म में दिया जा रहा है और इसका सोर्स मैंने कल बताया था, फिर से मैं बता दे रहा हूं कि इसे आपको अपने फेसबुक अकाउंट पे लॉगिन करना है और उसके बाद उसमें सर्च करना है एक ड्रीम नीट एक पेज है। जब आप उस पे जाएंगे तो वहां पे ढेर सारे लिंक हैं उस पेज पे आप ढूंढेंगे क्लास 11 बीपीपी का लिंक आप ढूंढेंगे, उसमें आपको मिल जाएगा मूल कॉन्सेप्ट
DPP 1.1, DPP 1.2, ये हर रोज अपडेट होता है। अभी बस यही दो DPP इस पे है, क्योंकि यही दो आपको पढ़ाया गया है, इन्हीं दोनों को आपको अभी प्रैक्टिस करना है। आफ्टर 3 डेज, यानी कि आज संडे है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, वेडनेसडे के बाद थर्सडे से DPP का डिस्कशन स्टार्ट हो जाएगा। ये 3 दिन आपको सॉल्व करने के लिए है। थर्सडे से हर रोज 2-3 क्लास में DPP डिस्कस करूंगा, DPP 1.1, 1.2 और बाद में जो और दूंगा। तो अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, काफी काम हो गया है, अब सिग्निफिकेंट फिगर को आप सॉल्व करो। बुक्स वगैरह के लिए अभी इधर उधर नहीं जाना है, अभी जस्ट आप अपने लेक्चर पे फोकस करो, ये काफी है समझने के लिए चीजों को। जब बुक की जरूरत होगी तो मैं आपको बताऊंगा। बुक के लिए कहीं इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, सारा बुक अंदर है और बाहर में जो भी बुक है वो इसी अंदर से निकला है। जब आप जाएंगे मार्केट में IIT का बुक खरीदने के लिए, केमिस्ट्री का बुक खरीदने के लिए, तो IIT के लिए जितने भी अच्छी बुक आती है सब एक ही पब्लिकेशन से आती है, अरिहंत पब्लिकेशन से। और अरिहंत पब्लिकेशन के केमिस्ट्री की सारी बुक IIT की मैंने लिखी है, रंजीत साही ने। तो इसलिए जब जरूरत आएगा तो बताएंगे आपको। अभी फिलहाल आपको यहीं पे कंसंट्रेट करना है, इसी पे, क्लास पे, लेक्चर पे। तो ये सब बातें हैं, सिग्निफिकेंट फिगर कंप्लीट होता है। अब इसके आगे कुछ और चीजें मैं आज आपको बताऊंगा। केमिस्ट्री में आगे ढेर सारे हम कैलकुलेशन फिजिकल केमिस्ट्री में करेंगे, इसलिए थोड़ा सा यूनिट्स वगैरह का इंफॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूं। यूनिट्स यूज्ड इन मेजरमेंट। वैसे तो ये बड़ा सिंपल है, आप सब जानते ही होंगे, बट फिर भी थोड़ा सा मैं फास्ट में 2 मिनट बता देता हूं। लेंथ को हम L से डिनोट करेंगे और इसको हम मीटर यूनिट में मेजर करते हैं। जो नॉर्मल लेंथ, वैसे तो किलोमीटर में भी, बट नॉर्मल लेंथ है, स्टैंडर्ड जो यूनिट होगा, आयु इंटरनेशनल यूनिट जो ऐसा यूनिट है वो मीटर है। और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है और इसमें 1000 मिलीमीटर भी होता है, और इसलिए 10 मिलीमीटर 1 सेंटीमीटर होगा। समझ गए ना? लेंथ के लिए एक और स्पेसिफिक यूनिट यूज होगा, खास करके एटॉमिक स्ट्रक्चर में। फॉर वेरी स्मॉल लेंथ एक यूनिट यूज होता है एंगस्ट्रॉम, जिसे ऐसे डिनोट करते हैं, ए ऊपर में डॉट लगा हुआ, और 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10 का पावर -10 मीटर होता है। ये एटम, मॉलिक्यूल का रेडियस वगैरह या वेवलेंथ ऑफ लाइट वगैरह को मेजर करने के लिए यूज होगा। तो एंगस्ट्रॉम एक स्टैंडर्ड यूनिट है, एंड 1 एंगस्ट्रॉम इज 10 टू पावर -10 मीटर। फिर मास को हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं और इसका ऐसा यूनिट होता है kg। सो 1 kg is 1000 ग्राम and 1 ग्राम is 1000 मिलीग्राम। बस फिलहाल इतना। वॉल्यूम को हम V से डिनोट करेंगे,
और इसका ऐसा ही सिस्टम में यूनिट होगा मीटर क्यूब। एंड 1 मीटर क्यूब अगर हम लीटर में लिखना चाहें तो ये 10 का पावर 3 लीटर होता है, जिसे हम 10 का पावर 3 डेसीमीटर क्यूब भी बोल सकते हैं, क्योंकि 1 डेसीमीटर क्यूब को ही 1 लीटर कहते हैं। और आपको पता है कि 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है, और 1 मिलीलीटर को 1 सेंटीमीटर क्यूब भी बोलते हैं, इसे हम 1000 सेंटीमीटर क्यूब भी बोल सकते हैं। तो यहां से 1 मीटर क्यूब 1000 लीटर हो गया, और ये 10 का पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब या ml कह सकते हो। इसके बाद टेम्परेचर को हम कैपिटल T से डिनोट करते हैं, और इसका SI सिस्टम में यूनिट होता है केल्विन, जिसको कि आप K से डिनोट करते हैं। यूजुअल टेम्परेचर यूनिट डिग्री सेल्सियस होता है, और इसलिए 0 डिग्री सेल्सियस 273.15 केल्विन होता है। कैलकुलेशन के लिए हम 0.15 को इग्नोर करके 273 केल्विन लिखते हैं, और इसलिए कोई और अगर डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है तो उसको केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए उसमें 273 ऐड करना है। तो ये हो जाएगा T प्लस 273 केल्विन। वैसे तो फ़ारेनहाइट टेम्परेचर भी होता है, बट हमें फ़ारेनहाइट टेम्परेचर की जरूरत नहीं है। कहते हो तो मैं लिख देता हूं, डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 C डिग्री सेल्सियस प्लस 32 होता है। अगर किसी डिग्री को फ़ारेनहाइट में चेंज करना हो तो ये फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं। फिर इसके बाद लास्ट में कहता है प्रेशर P। प्रेशर ये होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, एरिया मीटर स्क्वायर। सो प्रेशर इज न्यूटन मीटर -2, और इसे PA से डिनोट करते हैं पास्कल। इसको पढ़ते हैं पास्कल। सो 1 न्यूटन मीटर -2 इज 1 पास्कल। लेकिन प्रेशर का जो कन्वेंशनल यूनिट है, वो है एटमॉस्फेयर। सो 1 एटमॉस्फेयर किसे कहते हैं? 1 एटमॉस्फेयर इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी कॉलम। जब हम किसी कंटेनर में कोई लिक्विड को रखेंगे, मान लो इसमें मैंने मरकरी लिक्विड को रख लिया। क्या रखा मैंने? मरकरी को यहां पे फिल कर दिया। तो आपको मालूम है कि कोई भी लिक्विड डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाता है mg, और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया πr²। सो फोर्स बाय एरिया प्रेशर हो जाएगा। तो अगर 76 सेंटीमीटर मरकरी कॉलम रखें 0 डिग्री सेल्सियस पे, जो वो प्रेशर लगाएगा एट द बॉटम, दैट इज कॉल्ड 1 atmosphere. So 1 atmosphere is what? It is the
प्रेशर exerted by 76 सेंटीमीटर, और इसे हम 760 मिलीमीटर भी बोल सकते हैं, ऑफ मर्करी कॉलम एट 0 डिग्री सेल्सियस। यह कन्वेंशनल यूनिट ऑफ प्रेशर है, बट ऐसा यूनिट पास्कल है। एंड वी विल बी रिक्वायरिंग ऑल द टाइम इंटर कन्वर्जन बिटवीन दिस टू। इन दोनों में इंटर कन्वर्जन करना होगा। तो इंटर कन्वर्जन कैसे करेंगे? आज के लिए एक फॉर्मूला मैं दे रहा हूं, जब मैं आपको स्टेट्स ऑफ मैटर गैसीय स्टेट पढ़ाऊंगा तो उसमें ये डेरिवेशन करके दिखाऊंगा कि ये आता कैसे है। अभी के लिए एक फॉर्मूला दे रहा हूं केवल आपको कि 1 एटमॉस्फेयर अगर कहीं जरूरत पड़े तो ये 101,325 पास्कल होता है। अप्रॉक्सीमेटली इसको हम 10 का पावर 5 पास्कल लिख लेते हैं, और ये एक्सेप्टेबल अप्रॉक्सीमेशन होगा। ये है प्रेशर। एक और इंफॉर्मेशन हमें जरूरत पड़ेगी, अभी प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन है, उन सब का आगे बहुत डिटेल डेप्थ तो आपको पढ़ना है। वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP। STP इसे हम स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर कहते हैं, और ये 0 डिग्री सेल्सियस एंड 1 एटमॉस्फेयर होता है। और यहां पे 1 मोल ऑफ एनी गैस एट STP occupies 22.4 लीटर। यानी कि 1 मोल नाइट्रोजन लेंगे STP पे तो 22.4 लीटर, 1 मोल ऑक्सीजन लेंगे तो 22.4 लीटर, और अगर 1 मोल मिक्सचर ऑफ नाइट्रोजन ऑक्सीजन लेंगे तो वो भी 22.4 लीटर होगा एट STP। तो STP पे वॉल्यूम और मोल में एक रिलेशन। यह सब कुछ प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन फिलहाल मैं आपको दे रहा हूं, जिसको हम कहते हैं टूल्स ऑफ केमिस्ट्री, बेसिक टूल्स ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के टूल्स हैं ये सब। अब कुछ और एक दो सिंपल इंफॉर्मेशन है। Valencies and formula of compounds। वैलेंसी से फॉर्मूला हम कैसे मालूम करते हैं? वैलेंसी क्या होता है? फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन वैलेंसी का यह है कि वैलेंसी, अगर कोई आयन है तो उस पर जो चार्ज दिख रहा होता है दैट इज कॉल्ड वैलेंसी। वैलेंसी इज चार्ज ऑन एन आयन। सपोज करो एक कोई एलिमेंट है A जिस पे चार्ज है मान लो -m, और एक दूसरा एलिमेंट है B जिस पे चार्ज है +n। तो हम कहेंगे वैलेंसी इसकी m है और इसकी वैलेंसी n है। अगर ये दोनों कंपाउंड फॉर्म करता है तो उस कंपाउंड का फॉर्मूला कैसे आएगा? तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है वैलेंसी से।
यानी कि वैलेंसी एक दूसरे का इंटरचेंज हो जाएगा फॉर्मूले में, और इसका फॉर्मूला बनेगा कंपाउंड का AN, A में B का वैलेंसी लग गया एंड BN। कुछ एग्जांपल से इसको समझो। कैल्शियम क्लोराइड वैलेंसी 2 1, ये 1 इधर 2 इधर, और इसलिए फॉर्मूला CaCl2। बेरियम फॉस्फेट, ये सब इसलिए मैं बता रहा हूं क्योंकि जब हम मोल कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे तो फ्रीक्वेंटली इसे यूज करेंगे, और कहूंगा कि 2 ग्राम बेरियम फॉस्फेट लो और फॉर्मूला ही नहीं लिखोगे तो उससे आगे कैलकुलेशन ही नहीं होगा। वैलेंसी 2 3, ये 3 इधर जाएगा 2 इधर जाएगा, क्या बन जाएगा फॉर्मूला Ba3PO4 होल ट्वाइस। टाइटेनियम फॉस्फेट वैलेंसी 4 3, ये 3 इधर जाएगा 4 इधर जाएगा, क्या बनेगा Pi3PO4 होल 4। एल्यूमिनियम सल्फेट वैलेंसी 3 2, फॉर्मूला में ये 2 इधर 3 इधर, Al2SO4 होल 3। इस तरह से अगर वैलेंसी नोन है तो हम कंपाउंड का फॉर्मूला लिख सकते हैं। एक सिचुएशन और लेते हैं, 3 आयन वाला कंपाउंड है, सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट, इसकी वैलेंसी नोन है सबकी, सिलिकेट की -4 दी गई है, एल्यूमिनियम +3 सोडियम +1। अब इसका फॉर्मूला लिखने के लिए हमें यहां कैटायन का या किसी दो का रेशियो मालूम होना चाहिए। मान लो ये 1:1 के रेशियो में है। अगर 1:1 के रेशियो में है तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को कंबाइन करके और दोनों की वैलेंसी ऐड कर लेंगे। तो सोडियम एल्यूमिनियम को कंबाइन करेंगे, इसकी वैलेंसी हो जाएगी 4, और सिलिकेट की वैलेंसी तो ऑलरेडी 4 है, दोनों की वैलेंसी है 4 4। अब वैलेंसी में अगर कोई कॉमन फैक्टर है तो उसको रिमूव कर देना है, यानी कि दोनों में 4 का कॉमन फैक्टर है, 4 से डिवाइड करोगे तो 1 1 आ जाएगा, और इसलिए 1 1 से ही मल्टीप्लाई होगा और ये सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट हो जाएगा SiO4 NaAlSiO4। अगर ऐसा हो सोडियम मैग्नीशियम सिलिकेट -4 2 1, सपोज करो फिर से कहा जा रहा है कि ये एक कंपाउंड बनाता है और सपोज करो उसमें हमें एक ही सिलिकेट लेना है, फॉर्मूला है 1SiO4 4- यूनिट। इसका मतलब क्या हुआ कि नेट चार्ज कंपाउंड पे 0 होता है, तो अगर सिलिकेट पे -4 चार्ज है तो वो उधर नेट +4 होना चाहिए। +4 में
क्या कॉम्बिनेशन बनता है। इसका अगर हम 2 ले लें तो +2 हो जाएगा, इसका 1 ले लें तो +2 हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। इस तरह से करना है, नेट चार्ज को 0 करना है। तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा, Na2MgSiO4। सपोज करो एक कंपाउंड है MgAlSiO4 और कहा जा रहा है कि ये 1:2 के रेशियो में है, ये 1:2 के रेशियो में मैग्नीशियम एल्यूमिनियम है। तो हमें इसे कंबाइन कर देना पहले उस रेशियो में। ये MgAl2 है और इसलिए इस पे नेट वैलेंसी आ जाएगा Mg का +2 और 2 एल्यूमिनियम का +6, +2 +2 × 3, +2 Mg का और 2 × 3 मैग्नीशियम का। सो इट इज MgAl2 +8। तो वैलेंसी अगर देखें तो वैलेंसी यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 8 है। कॉमन फैक्टर 4 का 1 2, देन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या बनेगा, फॉर्मूला हो जाएगा इसका MgAl2SiO4 इस तरह से हम नॉन वैलेंसी से कंपाउंड का फॉर्मूला लिखते हैं। लेकिन वैलेंसी का ग्रुप के साथ भी रिलेशन होता है पीरियोडिक टेबल में, वो सब आप पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे तब आप जानेंगे कि वैलेंसी का ग्रुप के साथ क्या रिलेशन होता है। इसके बाद थोड़ा सा एक जस्ट बेसिक ओवरव्यू आपको भी दिया जा रहा है, जो सपोजेडली आपको नोन होगा। जस्ट एक बार रिब्रश कर रहे हैं इन सब इंफॉर्मेशन को। एसिड्स, बेसेस एंड सॉल्ट्स, ये आखिरी फंडामेंटल इंफॉर्मेशन है। इसके बाद केमिस्ट्री के टॉपिक आपके शुरू हो जाएंगे 11th क्लास के। एसिड्स which gives hydrogen ion in solution। अभी हम सबसे कॉमन टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं। ब्रॉन्स्टेड एसिड एंड बेस आपने सुना होगा, आगे चल के आप लुईस एसिड भी देखेंगे। सभी एसिड H+ नहीं देता, लेकिन अभी हम जो सबसे कॉमन एसिड है जो सॉल्यूशन में हाइड्रोनियम आयन हाइड्रोजन आयन देता है उसकी बात कर रहे हैं। एसिड्स व्हिच गिव्स H+ इन सॉल्यूशन। एग्जाम्पल HCl, HBr, HI, HNO3, H2SO4, HClO4, HiO4 और कुछ और एसिड मैं लिख रहा हूं, HF, CH3, COOH, HCN, HNO2, H2SO4, H2SO3, H2C2O4, इसे हम ऑक्जेलिक एसिड। दे आर ऑल एसिड्स। लेकिन इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस क्या है, ये सब स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं। ये 100% आयोनाइज हो जाते हैं सॉल्यूशन में।
इसका मतलब क्या हुआ कि अगर 10 मॉलिक्यूल HCl का लेके पानी में डिजोल्व करोगे तो 10H प्लस 10Cl माइनस मिलेगा, 100% आयोनाइज हो जाएगा। जबकि ये सब इधर जो लिखा है दे आर वीक एसिड्स, partially ionized in solution। ये पूरा पूरा आयोनाइज नहीं होता। इसका मतलब ये हुआ कि मान लो 100 मॉलिक्यूल ऑफ HF को लेके पानी में डिजोल्व करोगे तो हो सकता है 20 HF ही H प्लस और F माइनस में आयोनाइज होगा, 80 HF अनआयोनाइज ही रह जाएगा। दैट इज द सेंस ऑफ सेइंग पार्शियल आयोनाइजेशन। समझ में आ गई बात? हाँ, सो पार्शियल आयोनाइजेशन एंड कंप्लीट आयोनाइजेशन डिफरेंशिएट बिटवीन स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड। आगे बढ़े। देन कम्स बेस। bases which gives hydroxide ion in aqueous solution। hydroxide ion in aqueous solution, NaOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड also, methenamine hydroxide also, anilinium hydroxide also, and again strong base, complete ionization, weak base, partial ionization। in between कुछ एम्फोटेरिक substances भी आते हैं which behaves both as an acid as well as base। amphoteric substances behaves both as an acid and bases। कुछ कॉमन एम्फोटेरिक सब्सटेंस मैं बता रहा हूं आपको। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जो ऊपर मैंने लिखा था, इसके पास दोनों प्रॉपर्टी होता है। इट बिहेव्स बोथ एज एसिड एज वेल एज बेस। ये HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो ये देगा AlCl3 प्लस 3H2O, और यहाँ पे ये एसिड है और ये बेस है। लेकिन इसी एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड को अगर हम NaOH के साथ ट्रीट करते हैं देन इट गिव्स NaAlOH होल 4, और यहाँ पे ये बेस है इसलिए ये एसिड है, और एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का रोल यहाँ पे एम्फोटेरिक सब्सटेंस का हो गया। सही है ना? एक और एग्जांपल हम ले सकते हैं।
एम्फोटेरिक सब्सटेंस का, सोडियम बाइकार्बोनेट, it reacts with HCl to give NaCl, H2O, CO2. Since HCl is acid, it is base, but it also reacts with sodium hydroxide to give Na2CO3 plus H2O. क्योंकि NaOH बेस है और इसलिए ये एसिड है इस रिएक्शन में, तो सोडियम बाइकार्बोनेट एम्फोटेरिक सब्सटेंस हो गया। सही है ना? कुछ और एम्फोटेरिक सब्सटेंस देख सकते हैं। जिंक ऑक्साइड, टिन ऑक्साइड, lead oxide, antimony oxide, they are all amphoteric in nature. They react both with acid as well as bases. Then comes salt. थोड़ा सा salt के बारे में भी जानें। हम सब जानते हैं कि सॉल्ट बनता कैसे है, एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट। सॉल्ट कैन ऑल्सो बी एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल डिपेंडिंग अपॉन द सोर्स। अब मैं इसको इस तरह से लिखता हूं, इधर लिखता हूं एसिड बेस, एसिड एंड बेस। स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग, एसिड बेस दोनों स्ट्रॉन्ग ले लें अगर, तो एग्जांपल NaCl, NaOH स्ट्रॉन्ग बेस, HCl स्ट्रॉन्ग एसिड, K2SO4, KOH is strong base, H2SO4 is strong base. Weak, strong, एसिड वीक ले लेते हैं, एसिटिक एसिड, और बेस स्ट्रॉन्ग ले लेते हैं NaOH, तो सॉल्ट बन जाएगा CH3COO Na। एसिड वीक ले लेते हैं नाइट्रस एसिड, सॉल्ट स्ट्रॉन्ग ले लेते हैं NaOH, क्या बन जाएगा NaNO2 सोडियम नाइट्राइड। स्ट्रॉन्ग एंड वीक, एसिड स्ट्रॉन्ग HCl, बेस वीक अमोनिया, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम क्लोराइड। इनका नेचर किस बात पर डिपेंड करेगा कि एसिड और बेस का नेचर क्या है। अगर दोनों ही स्ट्रॉन्ग हैं तो ये सॉल्ट न्यूट्रल होंगे, और अगर एक वीक एक स्ट्रॉन्ग है तो जो स्ट्रॉन्ग होगा वही सॉल्ट का नेचर होगा। यानी कि यहां वीक स्ट्रॉन्ग बेस है, ये बेसिक हो जाएगा। स्ट्रॉन्ग है बेस और इसलिए बेसिक हो जाएगा। यहां पे स्ट्रॉन्ग है एसिड, ये एसिडिक हो जाएगा। अमोनियम क्लोराइड एसिडिक सॉल्ट है, यानी कि अमोनियम क्लोराइड को जब पानी में डिजोल्व करोगे तो उसका पीएच जो होगा वो लेस देन 7 होगा। पीएच आपने सुना होगा, एसिड का पीएच 7 से कम होता है, बेस का पीएच 7 से ज्यादा होता है। समझ रहे बात को? फोर्थ कैटेगरी मैंने छोड़ रखा था दोनों ही वीक। अगर दोनों ही वीक हुआ
कोई एग्जाम्पल, अमोनियम फ्लोराइड, अमोनियम एसीटेट, अगर दोनों ही वीक हुआ तो इसका हम क्वालिटेटिवली नहीं बता सकते हैं नेचर, तब उसके लिए आयनिक इक्विलिब्रियम हमें पढ़ना पड़ेगा, जिसमें कि आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड एंड बेस से पता चलेगा कि एसिडिक होगा या बेसिक होगा, दोनों हो सकता है, ये एसिडिक और बेसिक। वहां पे देखना होता है कि इन दोनों वीक में रिलेटिवली कौन स्ट्रांग है, एंड अकॉर्डिंगली नेचर ऑफ सॉल्ट आएगा। तो यहां तक ये हैं फंडामेंटल्स केमिस्ट्री के, जो कि फिजिकल केमिस्ट्री के लिए एसेंशियल हैं टू स्टार्ट विथ। इसके बाद इंटरेस्टिंग टॉपिक और चैलेंजिंग टॉपिक कह सकते हो स्टार्ट हो जाएगा, एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, मोलर मास, lots of calculation, and then laws of chemical combinations. So here I complete the first part, which is fundamentals of the some basic concepts of chemistry. तो नेक्स्ट क्लास में, अगले क्लास में हम बात कर रहे होंगे एटॉमिक मास की। बी वेरी केयरफुल एंड क्यूरियस, देयर आर लॉट्स टू नो इन एटॉमिक मास। आप सभी जानते होंगे एटॉमिक मास के बारे में, लेकिन जब मैं आपको एटॉमिक मास पढ़ाऊंगा कल के लेक्चर में, देन यू विल कम टू नो, यू नो वेरी लेस अबाउट एटॉमिक मास। एटॉमिक मास के बारे में बहुत कम इंफॉर्मेशन हमारे पास था। एटॉमिक मास वो नहीं है जो हम समझते हैं, क्योंकि क्लास में जब मैं पूछता हूँ एटॉमिक मास, देन बिलीव मी 99.9% स्टूडेंट आंसर्स रॉन्ग। एटॉमिक मास क्या होता है? So wait for tomorrow. That's all for today. Thank you.